पानी सिर्फ बहना जानता है। इस जमीन से हमारे शरीर तक, हमारे घरों से उनके घरों तक, हमारी नहरों से नदियों तक बहता है ये हमारी फसलों से आने वाली नस्लों तक। पानी सिर्फ बहना जानता है, लेकिन कब तक? चलिए आज एक वादा करें पानी और अपने आने वाले कल को बचाने का, नेशनल जियोग्राफिक मिशन ब्लू के साथ। टुगेदर लेट्स सेव वाटर एंड सेव द अर्थ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत हम पर्यावरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लेक्चर ला रहे हैं। हर रोज एक लेक्चर आ रहा है और आज हम ऐसा ही लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें आपको जल और वायु के जो संक्रमण करता है उसको किस प्रकार से रहता है तो उसको समझेंगे हम। तो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और लास्ट तक ये वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ ना कुछ नया सीख कर जरूर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जल की बात आ रही है, तो जल की जैसे ही बात आ जाती है, ठीक है, तो जल एक प्रकार का तरल पदार्थ रहता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पृथ्वी रहती है हमारी, तो पृथ्वी पर यहाँ पर सबसे पहले कितना % रहता है तो उसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए 29% जो है हमारा ये थल वाला भाग रहता है, और जो यहाँ पर 71 वाला जो है भाग वो जल का रहता है, ठीक है। अब ये जो जल रहता है, ये जल यहाँ पर विभिन्न प्रकार का रहता है, खारा भी रहता है, मीठा भी रहता है, ठीक है, या शुद्ध भी रहता है, खराब भी रहता है, या विभिन्न प्रकार का जल रहता है। तो हम उसको बारीकी से समझ लेंगे। इसके लिए हमको थ्योरी पर चलना पड़ेगा, तो थ्योरी पर देख लेते हैं हम। इसमें हम प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे लास्ट में हम। इसमें दिया गया है कि जल एवं वायु प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर संक्रमण की बात आ रही है, तो जल और वायु हम दोनों को बराबर कंपेयर करके चलेंगे। तो देखो जल और वायु जो रहता है प्राकृतिक रहता है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा यहाँ पर आदान प्रदान दिया हुआ है, जिसके द्वारा जीवन संभव है, ठीक है, इसके द्वारा ही जीवन संभव है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जल और वायु दोनों उपलब्ध है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जैसे कि 9 ग्रह आते हैं और अभी वर्तमान में 8 ग्रह है, तो 8 ग्रह में से आपको वायु भी मिलती है और जल भी मिलता है, और ऐसा जो एकमात्र ग्रह है वो है पृथ्वी, ठीक है। परंतु जैसे चांद और मंगल की अगर बात करें तो वहाँ पर भी जल की खोज चल रही है, परंतु वायु का पता नहीं चल रहा है कि वायु है भी कि नहीं, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए जल और वायु की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर हमको जल और वायु क्यों आवश्यक, तो वो देख लेंगे हम। तो देखिए जल और वायु जो आवश्यक है, तो पहला पॉइंट बता रहा है कि मनुष्य का जो शरीर रहता है और ताप नियंत्रण रहता है, तो किस आधार पर रहता है। तो जो मनुष्य का शरीर रहता है उसका जो ताप रहता है वो 80% जल का रहता है, ठीक है। 80% जल यहाँ पर मनुष्य का रहता है, ठीक है। एक जो बालक रहता है उस बालक का भी अगर यहाँ पर अगर भाग देखेंगे हम, तो 80% कम से कम उसमें जल रहता है। इसके अलावा देखिए ताप नियंत्रण भी होता है, और इसका जो भाग देखें हम तो 2/3 के हिसाब से रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे जल से संबंधित कार्य। तो हम हमारी जो दिनचर्या रहती है, हम जब उठते हैं जब से लेकर तो रात को सोते हैं, जब तक हम विभिन्न प्रकार के जो कार्य रहते हैं, जैसे कपड़ा धोना है, खाना बनाना है, नहाना है, ठीक है, जब ऐसे बहुत सारे कार्य रहते हैं वो जल से संबंधित रहते हैं, ठीक है। तो जो भी हमको कार्य करना पड़ता है जल की आवश्यकता हमको यहाँ पर सबसे पहले होती है। अगला देखेंगे पौधे और जंतु और जल, इसमें क्या संबंध रहता है। देखिए जो पौधा रहता है जो बड़ा होता है, जब से लेकर वो जो जंतु रहते हैं वह भी शुरू से लेकर आखिरी तक जल पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर पृथ्वी का मूल आधार, तो पृथ्वी का जो मूल आधार है वो क्या रहेगा। पृथ्वी का मूल आधार यहाँ पर वायु से प्राप्त होती है, ठीक है, वायु रहती है। अगर थोड़ी देर के लिए सांस नहीं लेंगे तो यहाँ पर जो भी परेशानी रहेगी वो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसके अलावा जो वायु रहती है उसमें ऑक्सीजन मुख्य रूप से पाई जाती है, और उसी को लेकर मनुष्य जो भी क्रिया श्वसन क्रिया चलती है वह उसी प्रकार से चलती रहती है। और उसमें देखिए ये जो पशु पक्षी रहती है, और पशु पक्षी के अलावा जो हम इंसान रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, इसमें सभी में श्वसन क्रिया रहती है। परंतु जो पशु पक्षी और मनुष्य रहता है उसमें ऑक्सीजन रहता है, और जो पौधे और पेड़ रहते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का वह श्वसन किया करते हैं। इसके अलावा देखिए प्रति व्यक्ति की जो रोज की दैनिक जो ऑक्सीजन की लेने की प्रक्रिया रहती है वो कितनी रहती है, तो देख लेंगे हम। जो एक मनुष्य रहता है स्वस्थ मनुष्य, तो कम से कम 350 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर ऑक्सीजन लेता रहता है। अब यह कितने लीटर के वायु से बनती है तो हम इसको देखेंगे। तो ये आपको यहाँ पर 808
800 से 9000 लीटर, ठीक है। एक दिन में आप इतने का ग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी जो समय हो रहा है, अगले रात को वापस से जो समय आएगा, जब तक आप 800 से 9000 लीटर वायु ग्रहण कर लेंगे, उसमें से आप जो श्वसन क्रिया चलेगी उसमें से जो विशुद्ध वायु रहेगी, ठीक है, वह बाहर होने के बाद में 350 लीटर जो रहती है ऑक्सीजन, वो यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब स्थानीय मौसम की बात करें कि स्थानीय मौसम कैसा रहता है, ठीक है। तो हम किसी देश की बात नहीं करते, हमारे भारत देश की बात करते हैं। तो भारत देश जो है वह उसका मानसून जो रहता है, ठीक है, वो 2 प्रकार से रहता है। स्थानीय मौसम की बात करें तो स्थानीय मौसम में क्या होता है कि हमारा जो भारत देश है उसमें 2 प्रकार के मानसून रहते हैं। जैसे कि 2 प्रकार से, जैसे कि जो भारत देश है, एक बंगाल की खाड़ी वाला रहता है मानसून और एक अरब सागर की वाला मानसून रहता है, ठीक है। तो जो बंगाल की खाड़ी वाला रहता है वो पाकिस्तान तक का जो एरिया रहता है वो उसमें कनेक्ट करता है पूरा, और जो अरब सागर का रहता है वो उत्तर प्रदेश हिमालय को सीधे टकरा कर ऐसा रहता है, ठीक है। इस प्रकार से रहता है। तो वो बहुत बड़ी बात हो गई, इतना तो पूछते नहीं है। परंतु हमें स्थानीय की बात करें हमारे समय की, तो ये देखो यहाँ पर अल्पकालिक परिवर्तन हो रहा है, तो जो जलवायु रहती है वो अल्पकालिक परिवर्तन होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर पठार के मालवा पठार है, तो यहाँ पर अगर ठंड ज़्यादा हो रही है, परंतु दूसरी जगह देखेंगे हम तो अभी गर्मी पड़ रही है, ठीक है, या फिर कहीं बारिश हो रही है। इस प्रकार का वहाँ पर परिवर्तन संभव होता रहता है। और वायुमंडल में क्या अल्पकालिक परिवर्तन मौसम होता है, जबकि स्थान विशेष में परिवर्तन को स्थानीय मौसम, स्थान के साथ। अब मौसम परिवर्तन की बात करें तो मौसम परिवर्तन में क्या होता है, ये प्रभावशाली घटना होती है, ठीक है। जो मौसम रहता है, एक पृथ्वी रहती है, ठीक है, और जो आकाश रहता है, ठीक है। जैसे कि पृथ्वी आपकी ये आकाशीय क्षेत्र है। अब जो क्षोभ मंडल रहता है, क्षोभ मंडल या फिर समताप मंडल, इसमें क्या होता है कि जो मानसूनिक प्रक्रिया रहती है, ठीक है। जैसे कि मान लो हवा चलना हो, बारिश होना हो, या गर्मी होना, ठंड होना, यह सभी यहाँ पर प्रक्रिया ऊपरी हिस्से में चलती है, और यहीं पर ओजोन परत भी पाई जाती है समताप मंडल में, ठीक है। इसके अलावा देखें, ये दैनिक तापमान और वर्षा को संदर्भित करता है। दैनिक तापमान मतलब जैसे कि मान लीजिए आप रेडर देखते हैं, तो रेडर में क्या बताता है कि अभी बारिश हो रही है, थोड़ी देर बाद मौसम खुल गया है। तो ये सारी जो क्रिया रहती है ये सब यहाँ पर ही होती है। इसके अलावा जलवायु की बात करें तो जलवायु जो रहती है परिवर्तनशील रहती है। इसमें क्या होता है, किसी बड़े क्षेत्र के औसत वायु, जैसे कि मान लीजिए जो भारत देश है उसमें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दिन में गर्मी रहती है, गर्म गर्म हवाएं चलती है, परंतु रात को जो आकाश रहता है वह पूरा साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, और जो ठंडी हवाएं भी चलती है। तो वह क्या बड़े स्तर के यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखें हम इसका जो इसमें तापमान, वायु दाब, वर्षा, आर्द्रता, वायु गति आदि इसमें बताई जाती है। अब देखिए जलवायु विभाजन की बात करें तो सबसे पहले है ना यूनानी जो थे, ठीक है, यूनानी ने इनको 3 प्रकार में बांटा था, ठीक है। इसको शीतोष्ण बताया, पहला है यहाँ पर। दूसरा देखेंगे शीतोष्ण के अलावा यहाँ पर समशीतोष्ण बताया है, समशीतोष्ण के अलावा यहाँ पर बताया है उष्ण बताया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर शीतकटिबंधीय बताया है, ठीक। अब इसमें क्या है कि अक्सर कोई भी रहता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब कौन सी प्रक्रिया यहाँ पर किस प्रकार से रहती है, ठीक। तो यहाँ पर हमको पहला वर्ड पकड़ना है। शीत का मतलब क्या होता है, ठंड होता है। समशीतोष्ण मतलब, समशीत मतलब थोड़ा कम ठंड, है ना। और यहाँ पे उष्ण की बात करें तो गर्मी, है ना, उष्ण को गर्म बोलते हैं तो गर्मी की बात हो जाती है। और शीत की बात करें तो शीत मतलब ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार की मानसून प्रक्रिया यहाँ पर क्रियाशील रहती है। अब देखिए यहाँ पर इतना देखने के बाद में हम बात करें जल चक्र की। तो जल चक्र कैसे रहता है, तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जल चक्र कैसा रहता है। तो एक जो पृथ्वी रहती है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपकी पृथ्वी है और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि समुद्र है आपका, या फिर नदियाँ भी है, या फिर झील भी है, ठीक है। अब इसमें जल चक्र जो रहता है वो कैसा होता है, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि गर्मी पड़ती है और गर्मी में जो अल निनो बनता है, ठीक है। अल निनो जो बनता है यहाँ पर जो ऐसे रासायनिक प्रक्रिया रहती है कि गर्मी जब पड़ती है तो यहाँ पर पानी जो रहता है वो वाष्प के द्वारा उठता है, और जब वाष्प के द्वारा पानी उठता है तो ये जो बादल रहते हैं ये बादल पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं, और पर्वतीय क्षेत्रों में जब टकराते हैं या फिर इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में जाता है, मैदानी इलाकों में जाते हैं, तो हवा के द्वारा ऊपर उठता है। और उठने के अलावा यहाँ पर क्या होता है कि जब बादल यहाँ पर आ जाते हैं और बादल जब संकुचित हो जाता है, ठीक है, जैसे कि किसी का प्रेशर बढ़ जाता है और अचानक से बाथरूम आ जाती है, तो यहाँ पर ऐसा ही बादल जो रहता है वो संकुचित हो जाता है। संकुचित होने के बाद में बारिश होती है, ठीक है। अब जैसे कि आपने 2013 में केदारनाथ में जो बादल फटा था, वह जो आपने देखी थी, वह भी इसी के द्वारा यहाँ पर हुई थी। जब जो बादल रहते हैं बड़े बड़े
तो वो बहुत ही गर्म, मतलब गर्म भट्टी की तरह रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पर अगर बादल टकराते हुए देखेंगे तो आपको वहाँ पर ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, और जब बादल ज़्यादा सब कुछ हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा टाइट हो जाते हैं तो बारिश हो जाती है। तो इस प्रकार का सामान्य तौर पर जल चक्र रहता है, ठीक है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और प्रभाव, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो तरीके से देखेंगे हम कि जलवायु जो परिवर्तन होते हैं किस प्रकार से होती है, इसके अलावा प्रभाव जो रहते हैं वो किस प्रकार के रहते हैं, तो वह देखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जनसाधारण, ठीक है, जनसाधारण या मीडिया में जलवायु परिवर्तन होता रहता है। मौसमी घटनाएं होती है, तो मौसमी घटनाएं अभी हमने देखी किस प्रकार से होती है। इसके अलावा देखिए जो भूमंडल का ताप रहता है, ठीक है, गर्माहट रहती है, उसमें जलवायु क्षेत्र में यहाँ पर परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। अब जो जलवायु परिवर्तन रहती है वो दो प्रकार से रहती है, एक प्राकृतिक रहती है और एक आपकी रहती है मानवीय, ठीक है। प्राकृतिक ऐसा जैसे कि मान लीजिए कि ज़्यादा बारिश हो रही है और ज़्यादा बारिश हो रही है तो उससे क्या बाढ़ आ रही है, ठीक है, या फिर नुकसान हो रहा है, जनहानि हो रही है, तो वो प्राकृतिक के अंतर्गत आती है। परंतु मानवीय की अगर बात करें तो मानवीय किस प्रकार से करती है कि जानबूझकर आप करते हो, जैसे कि मान लीजिए ज़्यादा बारिश हो रही है और आप पानी की निकासी नहीं कर रहे हो और पानी बढ़ता जा रहा है, फिर आप उसमें डूब जाओगे तो आपका भला होगा, ठीक है, तो मानवीय रूप से भी होती है। अब देखिए प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, तो पेड़ पौधे की बात करें तो पेड़ पौधे में भी प्रभाव पड़ता रहता है। जैसे ज़्यादा बारिश हो जाती है तो पौधे जो रहते हैं, पत्तियाँ रहती है वह गल जाती है, या फिर ज़्यादा हवा चलती है तो पत्तियाँ उखड़ जाती है, पेड़ उखड़ जाते हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है तो पत्तियाँ गल जाती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में अभी हमने देखा है कि ज़्यादा गर्मी के पड़ने के कारण वहाँ पर आग लगी थी जंगल में, कंगारू थे। क्या है यार ये अभी ऑस्ट्रेलिया में देखा था कि अब ज़्यादा गर्मी पड़ी थी और ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण वहाँ पर आग लगी थी। आग लगने से वहाँ पर जो पशु पक्षी थे और जो कंगारू थे वह जलकर वैसे के वैसे ही वहाँ पर स्थिर हो गए थे, ठीक है। जीव जंतु की बात करते हैं, जीव जंतु भी अभी हमने ऑस्ट्रेलिया का जो उदाहरण दिया है उसके अंतर्गत आ सकता है कि ज़्यादा अगर प्राकृतिक चीज़ें यहाँ पर परिवर्तन होगी या कुछ भी ऐसा प्रभाव रहेगा तो जीव जंतु पर यहाँ पर सकारात्मक रूप से पड़ता रहता है। अब जलवायु और मानव परिवर्तन की बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार से रहता है कि यहाँ पर अगर आप जलवायु मानव परिवर्तन अत्यधिक कटाई से होता है, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे ज़्यादा रूप से काटते हैं आप या उसका दोहन करते हैं, ठीक है, या फिर इसके अलावा कारखाने का जो गंदा पानी रहता है, धुआं रहता है, वो प्रभाव करता है, वायु प्रदूषण होता रहता है, उस प्रकार से भी यहाँ पर प्रभावित होता रहता है। अब देखिए जल स्रोत, संरक्षण और उपाय, हम यहाँ पर तीनों को बारी बारी से देखेंगे। तो पहला वाला जो आपका आ रहा है वह स्रोत में आ रहा है, दूसरा वाला संरक्षण में आ रहा है, तीसरा वाला उपाय में आ रहा है। तो पहले हम जल स्रोत देखते हैं, जल स्रोत किस प्रकार से रहते हैं, ठीक है। तो जल स्रोत रहता है तो हमने अभी देखा है कि जो पृथ्वी रहती है आपकी उसमें 71% यहाँ पर आपका जल रहता है, ठीक। अब ये जल कितने प्रकार के रहते हैं तो ये देखेंगे हम। जल के जो प्रकार रहते हैं वो कैसे रहते हैं, देखो 71% तो आपका पूरा है। अब यहाँ पर से 0.001 जो प्रतिशत है आपका यह शुद्ध जल है आपका, ठीक है। अक्सर प्रश्न में पूछते हैं ऐसे दशमलव वाले, तो यहाँ पर पूछते हैं तो आपको इतना ध्यान रखना है 0.01 तो इतना ध्यान रखना है, तो इस आधार पर आप याद रख सकते हैं। ये सबसे शुद्ध जल रहता है। अब इसके अलावा देखो भूमिगत जल की बात करें तो भूमि जो जल रहता है वह 1.6% भूमिगत जल रहता है आपका, ठीक। इसके अलावा देखिए हम जो जल वाष्प रहता है, आधा जो जल रहता है वह जल वाष्प की तरह उड़ जाता है। इसके अलावा देखिए हम या फिर बादल बनकर उड़ रहता है, रह जाता है, इस प्रकार का जल रहता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो जल रहता है तो सबसे पहले समुद्र का जो जल रहता है वो खारा जल रहता है। अब इसमें क्या होता है कि समुद्र का जो जल रहता है वो खारा जल रहता है। इसके अलावा शुद्ध जल जो बर्फ रहती है आपकी, बर्फ के अलावा देखें हम यहाँ पर ध्रुव रहता है ना, ध्रुव रहता है जैसे कि दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव। इसके अलावा यहाँ पर भूमिगत जल रहता है, भूमिगत जल और झील वाला, झील के अलावा देखिए हम नदियों वाला या फिर तालाबों वाला, ठीक। इस प्रकार से देखें हम तो इनमें सभी में आपको यहाँ पर शुद्ध जल यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा देखिए हम यहाँ पर तो क्या बता रहा है यहाँ पर कि जल वाष्प के 3 प्रकार रहते हैं। जल जो रहता है वह वाष्प के रूप में रहता है, एक रहता है तरल पदार्थ में और एक रहता है ठोस पदार्थ में, ठीक, इसका रूप रहते हैं। इसके अलावा देखो जल संरक्षण की बात करें तो जल संरक्षण जो रहता है मनुष्य के लिए उपयोगी है, ठीक है। अभी हमने जो दैनिक क्रिया देखी उसमें हमको यहाँ पर आवश्यकता लगती रहती है। प्राकृतिक संसाधन भी अभी हमने देखा। इसके अलावा वर्षा जल संग्रह करना जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप वर्षा जल अगर संग्रह कर लेंगे तो गर्मी में आपको परेशानी नहीं आएगी,
जल संरक्षण करना भी आवश्यक है। इसके अलावा यहाँ पर देखें हम भूजल प्रबंधन उपाय है ना, उपाय को देख रहे हैं हम, तो भूजल का प्रबंधन करेंगे तो फायदे में रहेंगे। संभरण भी होता है और पुनः भरण भी होता है। ठीक है, संभरण का मतलब क्या होता है कि जो जल हो रहा है वैसा वैसा आप संग्रह कर रहे हैं। और जो पूर्ण भरण का, जैसे कि मान लीजिए आपने थोड़ी देर के लिए खाना बनाया, वो खाने का जो पानी गंदा बचा हुआ उसको पेड़ पौधे में डाल रहे हैं आप, या फिर किसी विशेष प्रकार में उपयोग कर रहे हैं, तो उस प्रकार से पुनः भरण हो रहा है। अब पेयजल रहते हैं तो पेयजल देखिए यहाँ पर क्या रहता है पेयजल में, कि पेयजल रंगहीन रहता है। ठीक है, जब भी आप पानी देखते हैं तो वह साफ रहता है, पारदर्शी रहता है, स्वच्छ रहता है। अब स्रोत की बात करते हैं, स्रोत किस प्रकार का रहता है कि देखो कुएं का भी पानी साफ रहता है और नल के द्वारा जो प्राप्त पानी होता है वह भी साफ रहता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो हम यहाँ पर बीमारी को देखेंगे तो बीमारी जो रहती है संक्रमण रहता है, कितने प्रकार से रहता है, तो 3 प्रकार से यह देखते हैं। एक रहता है वायु के द्वारा, और एक रहता है जल के द्वारा, और एक रहता है अन्य के द्वारा। ठीक, अब देखो वायु के द्वारा जब वायु के संपर्क में आता है कोई व्यक्ति तो कैसा होता है, तो एक फ्लू रहता है। फ्लू के अलावा यहाँ पर एक क्या होता है खसरा, खसरा के अलावा यहाँ पर आता है आपका चेचक, और चेचक के अलावा आता है यहाँ पर छोटी मात्रा। ठीक, ये जो रोग रहते हैं आपके वायु के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखें हम बड़ी माता। इसके अलावा देखिए जल की बात करें तो जल में देखो पीलिया बनता है आपका, पीलिया जो रोग रहता है वह जल से होता है। अब इसके अलावा पीलिया के अलावा यहाँ पर हैजा होता है, हैजा के अलावा टाइफाइड होता है, और टाइफाइड के अलावा यहाँ पर होता है आपका पेचिस। ठीक है, अब देखिए किसी न किसी मनुष्य के द्वारा या फिर जानवरों जीव जंतु के द्वारा जो रोग फैलता है वह अन्य रोग में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेबीज आ रहा है आपका, ये रेबीज जो रहता है कुत्तों के द्वारा फैलता है। ठीक है, कुत्ता काट खाता है तो ये संक्रमण रहता है। इसके बाद यहाँ पर पीलिया जो रहता है, ठीक है, एक पीले अलग है और एक पीलिया यहाँ पर अलग, ये वाला है हेपेटाइटिस। ठीक है, इसके अलावा अगला रोग है यहाँ पर आपका टिटेनस रहता है। टिटेनस जैसे कि आपको लग जाती है, ठीक है, चोट, तो उस कारण से रहता है। अब रहता है डिप्थीरिया रहता है, यह गले से संबंधित बीमारी है आपकी। थायराइड। इसके अलावा यहाँ पर रहता है तपेदिक रहता है, जिसको क्षय रोग बोलते हैं हम। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या होता है प्लेग रहता है और काला जार रहता है। और एक जो लेटेस्ट हमारा है वो कोरोना है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में कोविड बोल सकते हैं 19। ठीक है, इसको देखो उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, वुहान चीन में। ठीक है, और क्या हुआ था कि दिसंबर 2019 में। ठीक, और यहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ पर क्या है कि जीव जंतु रहती है, गाय रहती है, मछली रहती है, उनको इस प्रकार से वहाँ पर उसका भक्षण किया जाता है। और जब भक्षण किया जाता है तो उससे रोग फैले थे। और जब एक जो डॉक्टर थे उनने कम से कम 4 मरीज में एक ही प्रकार के वहाँ पर रोग देखे थे। ठीक है, एक ही प्रकार से, तो वहाँ पर उत्पत्ति, तो ये जो रहता है संक्रमण, यह बात करने के अलावा, जैसे कि मान लीजिए बिना मास्क लगाकर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारी लार रहती है, वायु रहती है, इसके द्वारा यहाँ पर जो अंदर से निकलती है उसके द्वारा यह रोग फैलता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो रहता है लक्षण वो 7 दिन में हमको पता चलता है, जैसे कि कमज़ोर होना, शरीर का हाथ पांव दुखना, बुखार आना, या फिर खांसी चलना सूखी, इस प्रकार का रोग पता चलता है। इसका उपाय जो रहता है वह अभी तक हमें पता नहीं चली है, क्योंकि अभी टीका भी नहीं आया और वैक्सीन भी नहीं आई है। तो अभी जागरूकता के द्वारा आप इसका ध्यान रख सकते हैं। जब भी आप भीड़ भाड़ इलाकों में जाए या किसी से भी बात करें तो आप मास्क लगा सकते हैं। बारी बारी से आप थोड़ी थोड़ी दूर में आप समय पर सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। अभी हमारा जो भारत देश है वह कोरोना की तरह, मतलब कोरोना की जो बीमारी है उसमें यहाँ पर दूसरे से तीसरे स्थान पर चल रहा था और अभी भी चल रहा है। तो आप जागरूकता के द्वारा यहाँ पर आप इस रोग को हटा सकते। वायुमंडल की बात कर लेते हैं। देखो वायुमंडल क्या रहता है, जब वायु प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित होती है और वायुमंडल के अवयव की अनुकूल मात्रा के परिवर्तन में आ जाता है। मतलब क्या होता है कि जब स्वच्छ वायु चलती है और स्वच्छ वायु में कुछ ऐसी गैसें परिवर्तित कर देती है वायु को, या फिर कुछ ऐसे तत्व मतलब परिवर्तित कर देते हैं कि वायु प्रदूषण हो जाता है। तो देखो स्रोत की बात आ रही है कि कहाँ कहाँ से फैलता है। तो देखो अचल दहन, मतलब आप
एक प्रकार से अनेक प्रकार का दहन करते हैं, है ना, ज्यादा स्तर पर, उसको अचल दहन कहते हैं। चलायमान दहन मतलब कहीं पर भी, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर अभी स्टार्ट करूंगा जाना तो कहीं कहीं जलता रहेगा, कहीं कूड़ा करकट जलाएंगे, कहीं औद्योगिक नगरी का कचरा जलाएंगे, इस प्रकार से चलायमान दहन होता है। औद्योगिक का जो रहता है वह और परमाणु का जो रहता है वह इस प्रकार से यहाँ पर स्रोत रहते हैं। अब देखो वायुमंडलीय जो प्रभाव रहता है वो किस प्रकार से रहता है, तो देखो वनों को अगर नष्ट करेंगे हम तो वायु प्रदूषण होगा, वनों को नष्ट करेंगे तो वायु स्वच्छ नहीं होगी, क्योंकि पेड़ पौधों से ही वायु स्वच्छ होती है। गैसों का प्रभाव, तो गैसों का प्रभाव भी यहाँ परिवर्तन करते हैं, जैसे कि भोपाल गैस कांड जो हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर मिथाइल आइसोनाइड जो रहती गैस थी उस वह फैली थी, उस कारण से यहाँ पर गैसों का प्रभाव होता रहता है। पृथ्वी का तापक्रम भी बढ़ता रहता है। इसका अलावा स्माग होता है, स्माग को कुछ एक प्रकार का धुंध बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसी गैस आती है, उस गैस में वायु में रासायनिक क्रिया करती है स्वच्छ वायु में, और वहाँ से क्या होता है कि स्माग में परिवर्तन हो जाती है, तो जो धुंध रहती है उसको हम बोलते हैं। इसमें पराबैंगनी किरणें भी प्रभावित करती है। पराबैंगनी किरणें जैसे कि जो ओजोन लेयर रहती है, ठीक है, जो एक यहाँ पर जैसे कि आपका सूर्य है, तो ये सूर्य से यहाँ पर अगर जब आपकी रोशनी आ रही है तो ये रोशनी जो रहती है विषैली रहती है, गैस वाली रहती है, यह त्वचा का कैंसर या फिर आँखों की रोशनी या फिर जो विटामिन डी जो रहता है हमारा, कैल्शियम जो रहता है, उसको प्रभावित करती है। तो यहाँ पर जो हमारा जो समताप मंडल रहता है, समताप मंडल में जो ओजोन परत रहती है वह इसको परिवर्तित करके शुद्ध प्रकाश देती है, ठीक है, तो उस कारण से रहता है। वायुमंडलीय उपाय की बात करें तो देखो स्मॉग को दूर कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो स्वच्छ वायु का बनावटीपन होगा, और बनावटीपन होगा तो स्मॉग को दूर हो जाएगा। SO2 का नियंत्रण मतलब कार्बन को नियंत्रण कर सकते हैं हम। प्राकृतिक गैस जो रहती है उसका हम यहाँ पर उपयोग करेंगे, यहाँ पर जैसे कि CNG गैस रहती है उसका प्रयोग करेंगे हम, और मीथेन गैस रहती है उसका भी प्रयोग करेंगे हम। यहाँ पर ज़्यादातर प्राकृतिक गैस ईंधन करने से वायुमंडलीय उपाय में हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जल प्रदूषण की बात करें तो जल प्रदूषण भी होता है। तो जल प्रदूषण में क्या होता है कि जल जो स्वच्छ जल रहता है उसमें हानिकारक पदार्थ बनते हैं, और हानिकारक पदार्थ के बनने के अलावा यहाँ पर जल प्रदूषण हो जाता है। अब देखो कहाँ से फैलता है, तो घरेलू अपशिष्ट रहते हैं, जैसे कि घर में निकला कूड़ा करकट, इसके अलावा रासायनिक उर्वरक, जैसे कि मान लीजिए एक जो खेत रहते हैं, खेतों में हम दवाई छिटकते हैं तो वहाँ पर वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, मृदा प्रदूषण भी होता है, ठीक है। अक्सर ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि अगर कीटनाशक छिटक रहे तो कीटनाशक छिटकने से कौन सा प्रदूषण यहाँ पर होगा। सबसे ज़्यादा अगर बात करें हम तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर भूमि प्रदूषण होगा, और अगर सभी की पूछे, अगर आखिरी में सभी भी आई डी वाला आंसर, तो यहाँ पर सभी होगा, ठीक है। औद्योगिक अपशिष्ट की बात करें तो कारखानों से, कल कारखानों से और फैक्ट्री से जो निकलता है कचरा, वह नदियों का जल का मापन करते हैं। देखो नदियों का जो जल रहता है वो BOD, एक शॉर्टकट नाम है बोर्ड, ठीक है, इसका नाम है बायो केमिकल, ठीक है, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जल मापन, ठीक, इस प्रकार से रहता है। इसका तापमान नापते हैं कि जैसे कि अभी जो नर्मदा नदी है वहाँ पर नाइट्रोजन की स्थिति नापी थी कि किस प्रकार से रहती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर उपाय की बात आ रही है तो जल का शुद्धिकरण भी कर सकते हैं हम फिटकरी डालकर, ठीक है। कठोर जल को जो कठोर जो मृदु जल रहते हैं उनको हम यहाँ पर फिटकरी के द्वारा यहाँ पर पारदर्शी कर सकते हैं या पीने के लायक कर सकते हैं। देखो अपशिष्ट निस्तारण, ठीक है, कुछ अपशिष्ट ऐसे रहते हैं कि हम निस्तारण नहीं कर पाते, करूँ तो कुछ ऐसे रहते हैं जिसका हम खाद बना सकते हैं, उसका हम खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। अब विसर्जन सामग्री प्रयोग, जैसे कि मान लीजिए जो POP की मूर्ति रहती है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे पदार्थ रहते हैं जो प्लास्टिक रहता है या पॉलीथीन रहती है, तो यहाँ पर जो जल में विसर्जन करते हैं तो वहाँ पर पानी को खराब कर देती है। इसके अलावा व्यर्थ पदार्थ बनना, इसके अलावा नदी या तालाब स्वच्छ और जागरूकता करना, ठीक है, अगर नदी और तालाब को स्वच्छ रखेंगे, जागरूकता अपनाएंगे तो पर जल प्रदूषण होने में बहुत कमी आएगी। अब देखिए भूमि और मृदा प्रदूषण की बात करें तो भूमि में हानिकारक जो पदार्थ रहते हैं उस कारण से वहाँ पर भूमि की गुणवत्ता जो रहती है उसकी क्षीण हो जाती है, उस कारण से यहाँ पर मृदा प्रदूषण होता है। अब देखिए अम्लीय वर्षा रहती है, ठीक है, जब किसी कारण से अम्लीय वर्षा होती है तो उस जो भूमि रहती है उसकी सतह को वहाँ पर खराब कर देती है, जल भी खराब हो जाता है, खनिज के जल भी रहता है। अब देखिए कूड़ा करकट के कारण भी मृदा प्रदूषण होता है, उर्वरक कीटनाशक के द्वारा भी होता है, भारी गैस और वस्तुओं के कारण भी यहाँ पर मृदा प्रदूषण होता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक जो पॉइंट है वो अपने अपने में सम्मिलित है। अब देखो अपशिष्ट जो रहते हैं उसका प्रबंधन कैसे करें, निस्तारण कैसे करेंगे, तो जैव और अजैव, जैव का मतलब आसानी से अपघटित हो जाते हैं, और अजैव निम्नीकरण का मतलब क्या होता है कि थोड़ा समय लगाते हैं परंतु कुछ बच जाता है, उस कारण से अजैव रहता है।
अब देखिए उपाय कैसा रहता है, जैसे कागज को बचाना, कागज का निर्माण पेड़ों से होता है लुगदी बनकर, तो कागज को आप व्यर्थ नहीं गवाएं। पॉलीथीन जो रहता है उसको बैन करें, पॉलीथीन की जगह कपड़े का या फिर कागज के बास्केट का आप प्रयोग कर सकते हैं। कांच और प्लास्टिक जो रहता है उसका प्रयोग नहीं करें, अगर करें भी सही तो आप क्या करेंगे, उसका पुनर्चक्रण करेंगे, उसका कम उपयोग करेंगे और उसका पुनः उपयोग भी कर सकते हैं। जैविक खाद का भी प्रयोग यहाँ पर सीमित मात्रा में करें। स्वच्छ भारत जो अभियान चल रहा है हमारा, उसका भी आप समय समय पर जागरूकता निभाएं या फिर उसका पालन करें। तो इस प्रकार का जो हमारा आज का टॉपिक था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब हम प्रैक्टिस से देखेंगे। अब देखें आप प्रश्न देखेंगे, हम यहाँ पर प्रश्न बताया कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो सारे ऑप्शन यहाँ पर ऐसे पूछे है कि जो जल चक्रण रहता है वह कैसे बनता है। तो देखिए हम यहाँ पर सही उत्तर को डायरेक्ट देख सकते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर वाष्पन बनता है, वाष्पन के बाद में वर्षा होती है और वर्षा के बाद में संघनन होता है, संघनन के बाद में बादल बनते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि सुमेलित करना है ना, कि वायुमंडल कितना रहता है प्रतिशत, भूगर्भ में जल का प्रतिशत क्या रहता है, महासागर पर क्या रहता है और ग्लेशियर में कितना रहता है, ठीक है। परसेंट के आधार पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो सुमेलित की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो वायुमंडल रहता है उसका 0.001 रहता है। भूगर्भ की बात करें तो भूगर्भ में यहाँ पर आपका 0.625 रहता है। महासागर की बात करें तो महासागर में 97.2% रहता है। ग्लेशियर ध्रुवों में अगर जो बात करें हम तो इसमें होता है आपका 2.15%। इस प्रकार का हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देगा निम्न में से कौन सी बीमारी प्रदूषित जल से होती है। देखो जल के द्वारा कौन कौन सी होती है, तो देखो हमने देखा था, तो हम यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पर हमारा देखिए हैजा होता है, पीलिया होता है, टाइफाइड होता है और चेस होता है, परंतु सेचक हमारा वायु के द्वारा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का यहाँ सही हो जाएगा। अब देखो निम्न को सम्मिलित करना है हमको, तो निम्न में से देखिए यहाँ पर बता रहा है कि स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 एक ही पृथ्वी पर हुआ था, पहल दी थी। पृथ्वी सम्मेलन 1992 एजेंडा 21 था और स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो 1972 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा बेंगलुरु में प्रमुख वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, मार्स गैस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर आंसर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न देखेंगे हम कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस से हुई थी। तो इथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार का हमारा प्रश्न